हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में मिलवाने जा रहे हैं विंग कमांडर राजीव बातिश जी से। विंग कमांडर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपने एयरफोर्स में लगभग 20 साल काम किया है। नमस्कार जी और धन्यवाद रेडियो द्वारका में आप हमें बुलाने के लिए। और मैंने जी हाँ 25 साल काम किया एयरफोर्स में और 20 साल सिविल में, और अब रिटायर्ड हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। और लेकिन रिटायर्ड भी नहीं, री अटायर्ड हूँ और करीबन 1.5 साल से मैंने फ्लाइंग बंद कर दी है और अभी आजकल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ओके, तो आपने एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद फिर सिविल कुछ कमर्शियल पायलट बने? ओके, और उसके बाद फिर आप काम कर रहे हैं, तो आप रिटायर तो हुए ही नहीं? हाँ, सही मायने में नहीं हुए, और इसीलिए मैंने कहा कि री अटायर्ड। तो हमने वर्दी बदल ली। और वर्दी के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक सिविल क्लोथ्स ही नहीं पहने थे। आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों सूट पहन के आया हूँ, क्योंकि ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो शुरू में पहले स्कूल में थे, वर्दी में थे, फिर एनडीए चले गए, वर्दी में थे, फिर एयरफोर्स में वर्दी में थे, फिर सिविल फ्लाइंग में कंपनी की वर्दी पहनी। तो वो वर्दी उतारे करीब 1 साल ही हुआ है। That's wonderful. That's wonderful. So maybe if I'm overdressed, kindly. No. परफेक्ट। तो कैप्टन बातिश, आपने जो 25 साल का सफर एयरफोर्स में तय किया, तो उसमें कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो? मैं आपको 2 वाक्य बताता हूँ। एक तो मैं MiG-21 में था और हम लाइव फायरिंग कर रहे थे। हमारी जो रेंज है वो हलवारा करके एक गांव है, वो हलवारा गांव है, वहां पे हमारा एक बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। उसके पास में ही हमारी एक रेंज है, सिद्धवा खास। सिद्धवा खास एक छोटा विलेज है और उसमें हमारी फायरिंग रेंज है, जिसको काफी दूर तक क्लियर किया हुआ है और नोटिफाई किया हुआ है। वहां पे हम लोग फायरिंग करते हैं। तो मैं अपने सीओ के साथ गया था फायरिंग के लिए, और वो 250 kg बॉम्ब्स थे, लाइव बॉम्ब्स थे, और उनको ड्रॉप करना था। तो हमने जब उनको ड्रॉप किया तो मेरे में ड्रॉप नहीं हुए, तो उसको इमरजेंसी ड्रॉप करना पड़ा। तो हमने जो उसमें एक प्रोसीजर होता है, तो मैंने उसे इमरजेंसी में थोड़ा ज्यादा हाइट से ड्रॉप किया और हम वापस आ गए। और ये 1984 की बात है। तो जब वापस आ गए, तो जब हम लोग पहुंचे, लैंड किए, तो सारे आईबी वाले लोग, मेरा एओसी और सब लोग खड़े हुए थे वहां पे, वेट कर रहे थे कि भाई इसने क्या कर दिया। हाँ, तो मेरे सीओ को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि क्या कर दिया। तो पता लगा जी वो जो बॉम्ब है, वो उन दिनों पंजाब राइट्स चल रहे थे, बहुत क्योस था और सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो लोगों ने सोचा कि शायद मैंने जानबूझ के बॉम्ब को यहाँ से गिरा दिया है, एंड आई क्रिएटेड सम प्रॉब्लम। सो दे वो सब लोग मेरे पास आ गए पूछने के लिए, और मेरे को उन्होंने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया और पूरी क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। तो हमने बताया हमने ऐसे प्रोसीजर किया, तभी ऐसे किया। तो 2 दिन तक मेरे को वो लोग मतलब मेरे थोड़ा हुआ कि क्या होना चाहिए। तो क्या था कि सिद्धवा खास जो रेंज थी, उन दिनों वहां पे काफी वाइल्ड ग्रास होती थी, थोड़ी बहुत खेती वगैरह होती थी, तो वो काफी उनको पता दिखे नहीं वो बॉम्ब कहाँ गए। तो उनको 2 दिन के बाद जब उन्होंने सफाई की तो वो बॉम्ब रेंज के अंदर ही मिल गए। तो मेरे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो दैट वाज वन ऑफ द गुड इंसिडेंट्स व्हिच आई रिमेंबर ऑल माय लाइफ। बिकॉज 1-2 दिन तक थोड़ा पैनिक था कि कोई कि आई मीन मैं जान के तो नहीं कुछ पंगा ले लिया पंजाब में और मैंने बॉम्ब गिरा दिया। क्या, दैट वाज वन ऑफ द थिंग। दूसरा था कि राकेश शर्मा जी गए थे एज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। सो क्या होता है कि ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, इट इज मेड बाय द चीफ कि वो हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। वो ट्रेनिंग में थे उस समय, और बिटवीन रवीश मल्होत्रा जी एंड राकेश शर्मा डिक्लेयर करना था कि कौन जाएंगे। तो क्या हुआ कि जो हमारे पीआरओ थे, एक विंग कमांडर शर्मा थे, साउथ ब्लॉक में बैठते थे, वो छुट्टी पे चले गए। तो अब उनके लिए कोई स्टैंड बाई पीआरओ होना चाहिए। तो हमारे 2 ऑफिसर्स चंडीगढ़ से गए, पहले एक मंडेर साहब गए, तो वो 1 हफ्ता रहे, उसके बाद मुझे भेजा गया। तो मेरे टाइम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें दिलबाग सिंह जी ने अनाउंस किया, हमारे चीफ थे, कि राकेश शर्मा जाएंगे एज दी कॉस्मोनॉट, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो वो सबका जो इंचार्ज था वो मैं ही था। तो मैंने, इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ, आई मीन आई वाज अ पायलट, आई हैड नेवर बीन एक्सपोज्ड टू दिस। साउथ ब्लॉक में ऑफिस था, वहां से उठा के सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। We are really honored. So I mean, people don't know that who organized that. So I was the one who, so that was a good experience. बाकी एयरफोर्स में एक्सपीरियंसेस बहुत हुए, फ्लाइंग अच्छी हुई, MiG-21 में खूब बढ़े, कई बार
कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ दोस्त हमारे बेचारे अब नहीं रहे, कुछ का क्रैश हो गया, और उसी तरह जैगवर्स में गए, वहां पे भी खूब फ्लाइंग की, और MiG-21 ने बहुत काम किया और बहुत फ्लाइंग किया। अभी रिसेंटली हमने उसको सेंड ऑफ किया एयरफोर्स से, 62 इयर्स ऑफ गुड सर्विस ऑफ, अगर आपने देखा हो सितंबर में बहुत बड़ा, इनफैक्ट 2-3,000 पायलट्स हु हैव फ्लोन दिस एयरक्राफ्ट, वो सब लगा है चंडीगढ़ में, दैट इन सितंबर। एंड जैगुआर इज अनदर गुड एयरक्राफ्ट। ऑफ कोर्स आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छे जहाज हैं, लेकिन जैगुआर अभी भी उड़ रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो कैप्टन साहब, हमारा जैसे जो ये प्रोग्राम है, इसका नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी। तो पहले तो आप बताइए, आत्मनिर्भर से आपका क्या सोच है? सो आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंसी, आपको मतलब बेसिक आइडिया ऑफ लाइफ क्या है? आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, ओके? तो आपने अगर अपनी नहीं सोचा अपने बारे में और अपने आप को डिपेंडेंट नहीं किया, तो हम सबको इधर आसपास ढूंढना पड़ेगा हर एक चीज। तो आपको अपने आप मोल्ड करना है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि नहीं, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। सो दैट्स ऑल, आत्मनिर्भर, राइट। और ओल्ड एज की तैयारी, तो वैसे ओल्ड एज तो आपने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ओल्ड एज की तैयारी है, तो आगे आने वाले समय की तैयारी है। तो आजकल टेम्पलेट बदल गई है। जब मैं स्कूल में था तो मुझे याद है कि 50 साल में आदमी रिटायर हो जाता था और 55 में लाठी पकड़ लेता था और 60-65 में निकल जाता था। वो तो खैर आज फिर 50 का 55 हुआ, 55 का 60 हुआ। आज तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मैं ऊटी में था, वेलिंगटन एक जगह है स्टाफ कॉलेज, वहां पे लोग कहते थे कि वहां पे हमारे मानिक शॉ साहब भी थे, ही लिव्ड टिल अबाउट 95 और सो वहां पे आम चर्चा होती थी कि जो वेलिंगटन में रहता है वो 90 साल जीता है, और थोड़ा आगे चले जाओ तो थोड़ा ऊपर तो 95, और एक आगे जगह है कोटगिरी, वहां जाओ तो आदमी को शॉट लगा के मारना पड़ता है। तो आजकल की जो टेम्पलेट है, ओल्ड एज लंबी हो गई है, और हमारी जो रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद लोग 30-35-40 साल भी जीते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। तो वही हमारा है कि उस प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो होता है सेहत। तो आप कैसे, आपकी तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ ऑफ कोर्स है ही, तो आप क्या करते हैं अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए? और आप दर्शकों को हमारे क्या बताएंगे कि कैसे अपने आप को मैनेज करें? ओके, आजकल की जो शैली बनी हुई है ऑफ सेहत के बारे में, तो मैं भी आजकल काफी ये आपकी पॉडकास्ट की तरह काफी पढ़ता रहता हूँ। तो कई पैरामीटर्स हैं जो कि जनरल पैरामीटर्स हैं, और ये जो हेल्थ के बारे में है, और हम लोग अपने चेकअप्स के लिए जाते हैं, प्रिवेंटिव चेकअप्स एंड ऑल, इसमें सब ठीक भी है और ठीक नहीं भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पैरामीटर्स कोई गड़बड़ हो गए, फिर आप कहते हैं नहीं इसको दवाई चाहिए, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी फीस देते हैं, फिर दवाई लेते हैं, और फिर काम करे ना करे, वेदर आपके लिए सूटेड है कि नहीं, वो सब बहुत इसमें काफी वेरिएशंस हैं। यस, अगर क्रिटिकली इल है तो यू नीड मेडिसिन, बट फॉर स्मॉल एलिमेंट्स आई डोंट थिंक इतनी हमें दवाइयों की जरूरत है। लेकिन जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्रिटिकल उसके लिए करना पड़ता है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। सो उसके लिए, और ये महंगी हो गई है आजकल बहुत ज्यादा, तो एक इंश्योरेंस करनी जरूरी है, आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए, और ठीक डॉक्टर्स की पहचान होनी चाहिए, और जहां बिजनेस एंगल हो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और ये नहीं कि सभी लोग, बिजनेस एंगल तो होता है लेकिन क्रिटिकल उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। सो यू मस्ट आइडेंटिफाई कि विच आर द प्लेसेस विच जो कि आपको ज्यादा रगड़ा नहीं कर देंगे और आपका काम नहीं कर देंगे। और इमोशनली अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखें? इमोशनली में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई मीन आपके लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट यू हैव टू स्टे अबव ऑल दिस, तो उसके लिए तो आपको ट्रेनिंग शुरू से ही करनी पड़ेगी, बचपन से ही, मतलब कि 20 साल 25 साल 30 साल 24 साल। तो जब भी किसी के साथ कोई हादसा हो तो आपने सोचना है कि ये हादसा अगर मेरे साथ होता तो मैं क्या करता, और अगर उससे बुरा होता तो मैं क्या करता। मुश्किल तो है, लेकिन यू कैन ट्रेन योर माइंड, बट शुरू से अगर उसके लिए। और अगर आपने कभी सोचा ही नहीं है कि आप तो ऐसे लिखवा के लाए थे चिट्ठा ऊपर से कि मेरे साथ कुछ होगा नहीं, और जब हो जाए तो फिर यू नो ब्रेकअप। सो ये सिचुएशन यू हैव टू से दैट ओके, हादसा हुआ, अब मेरे हाथ में नहीं था और नहीं था, सो यू हैव टू मूव ऑन। लेकिन उसके लिए दैट थिंकिंग हैज टू कम वेरी अर्ली इन लाइफ। If you've not thought about it and suddenly it happens to you,
तो फिर बहुत मुश्किल है। बिकॉज आप ये अगर सोचते हैं कि आप आइडियल वर्ल्ड में कि मेरे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जरूर होगा। लाइफ है, अप्स एंड डाउन। हाँ बिल्कुल होगा, वो तो होना ही है। हाँ जी। एक हमारा मुद्दा होता है फाइनेंसेस का। ऑफ कोर्स आपको तो उतना नहीं फेस करना पड़ता है, लेकिन एक फाइनेंसेस का होता है कि लोग अक्सर होता है कि शादी ब्याह तक, बच्चों की पढ़ाई तक सीमित होकर सब खर्चा कर दिया। अब जब ओल्ड एज आई, अपने आप को जरूरत पड़ी, तब हम कैसे कहाँ से लाएं पैसा? कमाई तो बंद हो जाती है, क्योंकि आपकी तरह तो सब लोग बार बार कोई और जॉब नहीं करने की काबिलियत रखते हैं इतनी। तो आपका क्या मानना है कि? तो मैंने ये देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग एट अ सर्टेन स्टेज जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो डाउन साइज करते हैं अपने आप को। आपने घर बनाया, हाँ जी, उसमें 4 कमरे थे, बच्चे थे, लोग आते थे, आप यंग थे, पार्टीज करते थे। लेकिन अब आप हो गए 70-75 के, बच्चे बाहर चले गए और कम आते हैं या नहीं आते हैं, और आपका घर बड़ा हो गया, आपकी इतनी सीमित, अब जो आपका दायरा है वो सिर्फ 2 कमरों में रह गया, तो बाकी सब आपके लिए बेकार। और अगर आपने उसके लिए डाउन साइज कर लिया तो यू आर दैट मच बेटर ऑफ। उसी तरह जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, अगर आपको अपनी जो किटी है उसमें सीमित रहना है, जो आपके पास है और जो आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आपने पेंशन है उसका है या आपने कुछ सेविंग्स की है, आपने प्लान किया था, तो आपको देखना कि मैं यहाँ पे जो मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है मेरे पास कि उससे कम है। अगर कम है तो आपको डाउन साइज करना बहुत जरूरी है। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, जो कि हमारी बड़ी बड़ी मेट्रोज हैं, इसमें खर्चे ज्यादा है, ओवरहेड बहुत ज्यादा है। सो आप बी ग्रेट सिटी में जाइए, जो कि आपके आई एम श्योर फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो दूसरी सिटी में रहते हैं। आप प्लीज ऐसी जगह जाइए जहां पे आपकी जो आमदन है उसकी फिट करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो यू लूज ऑन सम फ्रेंड्स, बट व्हाट एट व्हाट कॉस्ट? आपके पास एटलीस्ट अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा है। आपके दोस्त, अगर आपके एक भी दोस्त हो, दैट इज एनफ, उसके बाद बढ़ जाते हैं। पर ऐसा नहीं लगता एक एज के बाद अपना शहर, अपने सब कुछ छोड़कर आप कहीं और जाएं, कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं, एडजस्ट डिपेंड्स आप कितनी जल्दी ये डिसीजन और कैलकुलेशन करते हैं मैट्रिक्स। बिकॉज जब आप रिटायर हुए उस टाइम अगर नहीं किया आपने, फिर बाद में जाके तो दिक्कत होगी। बिकॉज आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते रहेंगे और आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। तो आजकल एक और नया सिस्टम है जो कि जीरो बैलेंस एक कॉन्सेप्ट आया है। तो जो आपने कमाया या जो आपके पास आज है, तो ये रिसर्च हुई है कि जब आप जाएंगे तो उसका 70% अपने कबर्ड में छोड़ जाएंगे। आपकी अपने यूनिफॉर्म से अपने कपड़े देख लीजिए, आपके पास जो है, और आपके जितना भी आपके पास जेब में जमा पूंजी है, बैंक्स में है, आप सारा खर्चा नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ टाइम। और अगर आप सोचेंगे मैं थोड़ा रख लूं, इसके लिए करूं, और जो आदत आपने बनाई हुई, जो पैटर्न है यहाँ पे, तो आपने 70% यहाँ पे छोड़ जाना है। और जब आप छोड़ देंगे 70%, तो आपके बच्चे जो हैं वो भी सेव करेंगे, वो भी 70% छोड़ देंगे। फिर इसी तरह एक पीढ़ी में एक आदमी आएगा जो कि सारे लौटा देगा, तो आपने उसके लिए छोड़ना है। तो आप तो जो जीरो बैलेंस जो वो है कॉन्सेप्ट, उसमें ये है कि एट सम स्टेज आप उसको रिवर्स मॉर्गेज कर दीजिए। अब अगर आपके बच्चे बाहर हैं, जैसे मैं कई लोगों के देखता हूँ, वो उन्होंने वापस नहीं आना है, वापस नहीं आना, उनको घर से कोई लगाव नहीं है। मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं जो कि उनके बच्चे बाहर हैं और उनके लोग नहीं रहे, तो कहते हैं जिस रेट पे बिकता है बेच दो, मुझे यहाँ आने की जरूरत भी नहीं हो। तो अगर उसने ऐसे कुछ करना है तो अपने पास क्यों, आप रिवर्स मॉर्गेज कीजिए, उसका पैसा लीजिए और उसमें फाइनेंस प्लानिंग कीजिए, सो दैट टिल द एंड यू हैव इनफ मनी। कुछ सोसाइटी के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप जो भी करना चाहें, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज इज गुड थिंग। सो जीरो बैलेंस, जब आप जाएं तो बिल्कुल ठंडन गोपाल। और ये तो नहीं मालूम ना कब जाएं। वो खैर, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप अपना एक्सट्रीम कर लो ना। आप बोलो मैं 100 साल जीऊंगा, प्लैनेट फॉर 1100 years, सो वेरी फ्यू पीपल लिव बियॉन्ड 100 years। इतना तो कोई नहीं। और फिर नहीं है बहुत है, मैं जानता हूँ जो कि बीमार हो जाते हैं। ना, मैंने एक जनरल साहब है, उनका नाम है जनरल शर्मा, टिच शर्मा, और उनके नहीं, टिच से बड़े ब्रदर हैं टिंडी शर्मा। आप उनको कीजिए, गूगल में देखिए, 103 years old, he is dancing, he is enjoying his beer, telling the band what to play, and I spoke to him, and I've got a picture with him. Very nice. That's wonderful. And he is very active. Okay. So कैप्टन साहब, आपने तो बताया कि अपने आप को कैसे फिट रखें, खूब चलें, एक्टिव रहें, लिम्स को अपने एक्टिव रखें, तो हम रहेंगे। और इमोशनली आपने बहुत अच्छी एक बात बताई कि जस्ट अपने आप को प्रिपेयर रखें, रेडी रखें। कोई भी अगर
प्रॉब्लम आए तो हम उसको फेस कर सकें, ये भी ठीक है। फाइनेंसेस भी आपने बहुत एक अच्छा पहलू, एक अच्छा नजरिया आपका बताया। एक होता है अकेलापन, सब कुछ है, सेहत है, पैसा है, साथ सब है, लेकिन साथ नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना, एक एज के बाद आके अक्सर जैसे आपने कहा, बच्चे तो आजकल बाहर चले आते हैं, सेटल हो गए और उनकी अपनी लाइफ है, नहीं भी हुए तो एक अपनी लाइफ है, और आप अकेले रह गए, जो ना रहते हुए भी अकेले हैं क्योंकि सबकी अपनी जिंदगी है। तो उस अकेलेपन से कैसे दूर किया? आजकल तो इसका कोई इतने जोड़ हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हैं। हाँ जी। इसलिए अपना मीडिया यूज कीजिए, अपने पास एक टैबलेट रखिए, और आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप बी अवेयर एंड स्टार्ट यूजिंग देम, सो दैट एवरी टाइम आप को कुछ अकेलापन लगे तो आप जाइए और देखिए कि कितना हेल्प ग्रुप्स हैं। तो जैसे आप इनको यूज करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यू नो डबल एज वेपन है अपना जो व्हाट्सएप वगैरह है और ये जितने सोशल मीडिया है। व्हेन यू नीड हेल्प, ग्रेट, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उसी में लोग गड़बड़ करके आपका बैंक अकाउंट भी ले जाते हैं। तो वो आपको थोड़ा समझना है, और अपने सेल्फ ग्रुप्स में देखिए, लोगों से दोस्ती रखिए, आसपास थोड़ा आपको अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको थोड़ा इनिशिएटिव करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको सेल्फ ग्रुप्स में अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प ग्रुप की काफी लोग हैं जो आज इस चीज को समझते हैं और आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए ना, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट पे आकर नहीं, लास्ट में भी अगर आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि मेरे को आई नीड हेल्प, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन दैट आप अकेले पड़ चुके और आपको मदद चाहिए। जब आप अनाउंस करेंगे मदद चाहिए, चाहे कहीं सोशल मीडिया में बताए, किसी को बताए, देयर आर इनफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु विल कम फॉर योर हेल्प। लेकिन आप अगर चुपचाप बैठ गए, कोने में बैठ गए और आपने बात नहीं की, फिर किसको ढूंढना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप विजिबल रहेंगे तो आप रेलेवेंट रहेंगे तो आपको मदद करेंगे लोग। और जरूर हर एक आदमी के पास एक्सपीरियंसेस हैं, तो लोग आपके से कुछ सीखेंगे, कुछ आपको देंगे, तो आपकी बातचीत बढ़ती रहेगी, तो आप इमोशनली थोड़ा बेटर रहेगी। तो कैप्टन साहब ने तो बहुत सब कुछ एक अलग नजरिया सब आपने दिखाया, बहुत अच्छा बताया जी। एक बात बताइए, आप तो क्योंकि आपसे ज्यादा जो फोर्स में होते हैं उनसे ज्यादा तो कौन सोसाइटी को सर्व करता है, और लोग जो फोर्स में नहीं है ऐसे क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए? करना चाहिए ना कुछ, हमने हमेशा सब कुछ लिया है, अब टाइम होता है कि उनको देना है, तो कैसे दें, क्या करें? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में देखिए आसपास कौन है आपके घर में, 4 लोग काम करते हैं, उनको देखिए, उनसे पूछिए आपकी क्या मदद कर सकते हैं, फिर उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको मदद करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए। तो आपके पास एक मेड है, मेड के कोई बच्चा बीमार है, बीमार को कोई लंबी प्रॉब्लम है, कोई किसी को टीबी है, तो उसको ढूंढिए उसके लिए। अगर उसको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोई डॉक्टर के पास ले जाइए। किसी की मदर है, उनका कोई लिम्ब खराब हो गया, उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, वो वो जाते हैं अपने पहलवान के पास और हड्डी जुड़वा लेते हैं, टेढ़ी जुड़ जाती है। तो इन सब चीजों को मदद कीजिए। सो आसपास देखिए जरूर, अब इतनी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आप किसी थिंक टैंक में अपने बताइए लोगों को कि आपके पास क्या, लोग एक्सेप्ट करें ना करें, आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए। तो जो लोग एनालिसिस करेंगे वो देखेंगे कोई अच्छी चीज होगी तो उसमें वो उठाएंगे। तो अपने आप को इस तरह से, आपका बहुत अच्छा आइडिया। तो ये सब चीजें आप करते रहिए, और इसमें कुछ आपको लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ सपोर्ट नहीं भी, क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो आप आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को इसमें मस्त रहिए। और क्रिटिसाइज करने वाले थोड़े ज्यादा होते हैं। नहीं, अच्छा है, क्रिटिसाइज होने दो, वो भी एक नजरिया है। As long as you don't harm anybody, it's okay. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सब कुछ बताया और एकदम अलग पहलू दिखाया हम सबको। इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई और मैसेज देना चाहें तो प्लीज। लाइफ में एक ही चीज है कि आप ये मत सोचिए कि आप एक स्पेशल आदमी हैं, ऊपर से आए हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के और चले जाएंगे, और आप सोचते हैं कि कोई जो बाहर बैठा हुआ है अमिताभ बच्चन, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी और के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबके पास अपना इक्वल शेयर है, और लाइफ इज अ मिक्स्ड बैग, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना टाइम दिया, इतना सब कुछ बताया, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। तो दर्शकों, आपने देखा विंग कमांडर राजीव बाती जी ने हमको कितना सब कुछ बताया, एक अलग नजरिया, एक नया पहलू, और हमने सब समझा। तो इसी के साथ
आपसे आज्ञा लेती हूँ। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से और आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर आकर अपने व्यूज दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।